नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। जैसा कि मेरे चैनल का उद्देश्य है कम समय में अधिक जानकारी देने का, तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपनी वीडियो संख्या 8 लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम फिर से यूँ कहें तो गागर में सागर भरने का काम जो है हमारी वीडियो में मिल रहा है, हमारे चैनल पर मिल रहा है आप लोगों को, जिसमें एक क्रम से आप लोगों को हर समस्त जानकारियाँ देने का वादा है और देंगे। और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी आपको ये सामने लेकर आएंगे बहुत जल्द, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो आप बने रहिए और चलते हैं, पढ़ाई करते हैं अधिक समय ना देते हुए। नो कमेंट नो एग्रीमेंट। आप कमेंट कीजिए, हम देखेंगे, जवाब देंगे, लेकिन वीडियो के साथ, पढ़ाई के साथ ऐसे ये सब कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें हमारा समय वेस्ट नहीं होगा, इसलिए हम लेखन कार्य पहले से करते हैं। सिर्फ आपको समझाना है, आपको याद करवाना हमारा उद्देश्य है और आपको परीक्षा में सफल करवाना, यही मेरा उद्देश्य है। तो शुरुआत करते हैं। हम पढ़ चुके हैं, हमारे दो जो साहित्यकार हैं उन्होंने काल विभाजन जो जिस प्रकार से दिया पिछली वीडियो में हमने देखा, आपने देखा। तो अगला हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत बड़े आलोचक और साहित्यकार हैं, उनके द्वारा काल विभाजन हम देखते हैं। तो देखते हैं और पढ़ते हैं, याद करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, इनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसका समय कब था दोस्तों, 1929 ईस्वी में था, जो जिसमें इन्होंने क्या किया, काल विभाजन के साथ साथ दोहरे नामकरण को जन्म दिया है। काल विभाजन तो किया, लेकिन इसके साथ साथ दोहरे नामकरण का भी इसमें जन्म दिया, यानी उत्पत्ति की है यहाँ पर हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इनके द्वारा 4 कालखंडों में इन्होंने विभक्ति कर दिया। कौन कौन से? आदिकाल को क्या नाम दे दिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से। आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम काल विभाजन के बाद नामकरण की भी बात करेंगे और उसका भी चर्चा करेंगे एक ही वीडियो में, बहुत कम वीडियो, छोटे से वीडियो में हम इसको सारे हम देख लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आदिकाल को क्या कहा, वीर गाथा काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल का जो समय है अगर पूछा जाता है तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत क्या होगा दोस्तों, 1050 से 1375 विक्रमी संवत। अगर सन में पूछा जाता है तो 993 से 1318 ईस्वी में, 993 से 1318 ईस्वी में, ये ईस्वी में है। और 1050 से 1375 विक्रमी संवत में आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। अगला है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा, भक्त काल कहा, भक्ति काल कहा। भक्ति संत कवियों, रामाश्रयी, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, ये भक्ति काल को 4 कालखंडों में शुक्ल जी ने विभक्त किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो इसका भक्ति काल का जो समय इन्होंने निर्धारित किया है 1375 से 1700 विक्रमी संवत में। 1375 से 1700 विक्रमी संवत भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ईस्वी में बात कर लें तो 1318 से 1643। क्या दोस्तों, 1318 से 1643 ईस्वी किया। अगला है तीसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा, रीतिकाल कहा, यानी रीति के अनुसार। जो रीतिकाल में क्या है, रीति माने होता है परंपरा, काल माने समय। परंपरा उस समय की जो परंपराएं थी उसके आधार पर इन्होंने बताया कि ये रीतिकाल है। इसका समय निर्धारित किया 1700 से 1900 विक्रमी संवत। संवत क्या था, 1700 से 1900 संवत इन्होंने इसका काल समय निर्धारित किया। ईस्वी सन में तो हम देख रहे हैं कि 1643 से 1843 ईस्वी, ठीक है। 57 घटा देते हैं, संवत में 57 घटाने पर हमें ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है, और ईस्वी में 57 जोड़ने से संवत प्राप्त हो जाता है। ये दोस्तों आप सब बहुत अच्छे तरीके से हम पहले बता भी चुके हैं, और ये आप लोगों को पता भी है। नहीं पता है तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे से जानकारी मिल जा रही है। अगला आधुनिक काल।
आधुनिक काल को शुक्ल जी ने क्या कहा? गद्य काल। गद्य काल कहा है। तो दोस्तों गद्य काल हमारा जो है 1900 से 1984 विक्रमी संवत या संवत तक इन्होंने बताया है। 1900 से 1984 या गद्य काल शुक्ल जी के अनुसार। ईस्वी सन 1843 से 1927 ईस्वी तक बताया। 1843 से 1927 ईस्वी तक बताया। अगले हैं हमारे साहित्यकार डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसका नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। इसमें 1965 में प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने काल विभाजन बहुत अच्छी तरीके से किया और अपने ढंग से किया। तो उसको हम देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है? आदिकाल का नाम जो प्रारंभिक काल दिया, ये बहुत ही थोड़ा सा उलझन पैदा कर देता है। प्रारंभिक काल और आरंभिक काल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा मिश्र बंधु को। तो उन्होंने क्या कहा? आरंभिक काल, और इन्होंने क्या कहा? प्रारंभिक काल। ठीक है। तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है, वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, इसमें प्रारंभिक और आरंभिक में दोस्तों बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें और बताएं हमें आरंभिक किसे कहते हैं और प्रारंभिक किसे कहते हैं। आरंभिक मीन्स क्या होता है और प्रारंभिक मीन्स क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएं और फिर हम आपको अगली वीडियो में इसको हम बता देंगे। अगर नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आ रहा है तो हम ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हम इसको आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रहे हैं। इसको आप बताएंगे कि प्रारंभिक काल क्या होता है और आरंभिक काल क्या होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम जो है गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल बताया। इसका समय 1184 से 1350 ईस्वी बताया। ठीक है। इसके बाद जो है मध्यकाल, दूसरा मध्यकाल है, दूसरा जो नंबर का मध्यकाल। तो मध्यकाल दोस्तों इन्होंने दो भागों में कर दिया। पूर्व मध्यकाल, समय इसका निर्धारित किया 1350 से 1500 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी। और दूसरा उत्तर मध्यकाल, इसका 1500 से 1875 ईस्वी। ये इन्होंने मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया है दोस्तों। अगला आधुनिक काल, तीसरे नंबर का आधुनिक काल, इन्होंने तीन कालखंडों में इन्होंने विभक्त कर दिया। आधुनिक काल में इनका समय बताया 1857 से 1965। 1857 से 1965 ये जो आधुनिक काल का नाम बताया, जिसको शुक्ल जी ने क्या कहा? गद्य काल कहा है। डॉक्टर, इसमें थोड़ी एक नोट्स हम नोट देख लेते हैं। मध्यकाल को धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य कहा है। ये महत्वपूर्ण तथ्य रह जाता है, इसलिए हमने नोट में लिख दिया। इसको भी याद रखिए आप लोग कि गणपत चंद्र गुप्त ने मध्यकाल को क्या कहा है। तो क्या कहा है? धर्माश्रित, राजाश्रित, लोकाश्रित काव्य। ठीक है। अगले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। इसमें इन्होंने काल विभाजन किया है। तो उसकी हम बात कर लें तो काल विभाजन क्या किया है? आदिकाल को इन्होंने दो कालखंडों में विभक्त किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये। आदिकाल को शुक्ल जी ने कितने कालखंडों में विभक्त किया? दो। कौन कौन से? संधिकाल और चारण काल। संधिकाल का समय इन्होंने बताया 750 से 1000 विक्रमी संवत। 750 से 1000 विक्रमी संवत। अगर हम इसको ईस्वी सन में तब्दील कर दें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा 693 से 943 ईस्वी हो जाएगा। अगला आदिकाल को इन्होंने चारण काल के नाम से भी रखा। इसको दो खंडों में किया। तो चारण काल का समय 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत रखा। इसका ईस्वी सन क्या हो गया? 943 से 1318 ईस्वी। अगला भक्ति काल, बाकी सब इन्होंने वैसा ही रखा जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। सिर्फ डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में सिर्फ आदिकाल का ही नामकरण बदल दिया। और यही महत्वपूर्ण है। आदिकाल ही सबसे बड़ा जो है संघर्षशील और विवादास्पद
ग्रंथ रहा है, समय रहा है। तो आदिकाल जो विवादास्पद समय रहा है उसी पर चर्चा, और वहीं से ज़्यादा आपके प्रश्न बनते ही हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रमी संवत यानी 1318 से 1643 ईस्वी, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत और इसका समय ईस्वी सन में 1643 से 1843 ईस्वी। आधुनिक काल जो है 1900 से 1900 विक्रमी संवत से अब तक यानी 1843 ईस्वी से अब तक। ये हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन हो जाता है, और यहीं तक काल विभाजन कवियों ने किया, अच्छे से किया, और यहीं तक आपके प्रश्न बनते हैं। इससे कुछ बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों